हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए क्या है, अभी क्या है, परीक्षाएं आने वाली हैं और सभी टेंशन में हैं कि कैसे हम तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं। तो आज के इस वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परीक्षा का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं और कैसे आपको उसको लिखना है। इसके साथ ही साथ किस क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहते हैं कि जो हाई स्कूल का जो पेपर का पैटर्न है, वो जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो गया है और अब 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको केवल टिक करना रहता है। केवल 4 ऑप्शन उसमें रहते हैं, जिसमें एक सही होता है, उसको आपको टिक करना होता है और वो या मार्कशीट को भरना होता है। ठीक है, तो देखिए टोटल 100 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल का, वो तो स्कूल से मिलता है, प्रोजेक्ट का। इसके बाद बचे 70 नंबर, तो 70 में से 20 नंबर का आपका आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब 30 प्रोजेक्ट का और 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन, टोटल 50 नंबर हो गए। अब जो 50 नंबर बचे हुए हैं तो उसमें क्या होता है, फिजिक्स का हम बात कर रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन के लिए स्पेशली साइंस के पेपर की बात कर रहे हैं। तो अब ये 20 नंबर में से अगर साइंस के पेपर की स्पेशली बात की जाए तो साइंस में जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। तो अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहां पर देखिएगा, आपका फिजिक्स में जो फिजिक्स होता है उसमें फिजिक्स में आपका 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया रहता है। जो आपके 50 नंबर बचे हुए हैं उसमें से 18 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है। अब बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 14 नंबर का होता है। ठीक है, तो 18 नंबर का आपका फिजिक्स हो गया, 14 नंबर का आपका केमिस्ट्री हो गया। अब बचा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपका जो नंबर होता है वो होता है 18 नंबर। ठीक है, तो 18 आपके फिजिक्स में, 18 बायोलॉजी में और जो बीच में बचा केमिस्ट्री, उसके लिए 14 नंबर आपको मिलते हैं। तो टोटल अगर करें तो 18 18 36 और 36 में जब हम 14 जोड़ेंगे केमिस्ट्री का तो 36 और 4 40 और 10 50। इस तरह से आपका पूरा पेपर का पैटर्न होता है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न है। आपको जो ओएमआर शीट वाले क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसमें आपको ज्यादा समय बिताना नहीं है, क्योंकि उसको आपको पढ़ना है। अगर आपको जानकारी है तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा सही है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जो भी आपको टाइमिंग मिलता है उसमें आपको 25 से 30 मिनट यानी कि देना है बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपको बचता है, आप दीर्घ और अति दीर्घ उत्तरों को हेडिंग के साथ अच्छे ढंग से एग्जांपल्स को बोल्ड करके और जो मेन चीजें हैं उसको आप अच्छे से अगर अंडरलाइन करते हुए अगर आप लिखते हैं तो टीचर्स का ध्यान आकर्षित होता है और वो आपको अधिक नंबर चेक करते समय देते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आपने समझ लिया कि किस तरीके से कितने कितने नंबर के आएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आपके छमाही परीक्षा के पेपर का पीडीएफ और कि उसका पैटर्न क्या होता है और वहां पर कितने कितने मार्क्स के आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स पेपर को ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि समय 3 घंटे है और यहाँ पर ये जो पूर्णांक है, समय कितना है, समय 3 घंटे का है और यहाँ पर जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कितना का है, ये आप देख सकते हैं 70 नंबर का है। ठीक है, और ये किसका पेपर है, विज्ञान का पेपर है। तो देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं और प्रश्नों का उत्तर क्रमवार दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है खंड क। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है,
अब देखिए ये 20 नंबर का है जैसा कि आपको बताया गया था। तो चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन पेपर को करना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शुष्क बर्फ है। अब देखिए शुष्क बर्फ आपको बताया गया था, शुष्क बर्फ क्या है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम बोला जाता है शुष्क बर्फ। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्या है, जल का क्वथनांक है, ठीक है। तो जल का क्वथनांक, ठीक है, तो क्वथनांक कितना होगा, क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस, जिसपे कि जल क्या होता है, खौलता है। तो यहां पर ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगर तीसरे क्वेश्चन पे, तो निश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो निश्चित आकार वाले पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे कि द्रव की गैस की द्रव तथा गैस। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, ठीक है, क्या होगा, यहां पर ठोस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। आगे क्या है, आगे है निम्न में से तत्व नहीं है, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से तत्व नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा तत्व नहीं है, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, जस्ता भी तत्व है, लेकिन यहां पर ये जो कागज है ये कागज तत्व नहीं है, ठीक है, ये एक पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरह से ये सही होगा। अगला 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, यानी कि कमरे के ताप पर कौन सा द्रव है, सोडियम की, चांदी की, पारा की, पोटेशियम। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा पारा। पारा ऐसा पदार्थ होता है जो कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पे वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव रूप में होता है। 6वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाए। तो क्या है, मिट्टी, आगे क्या है, सोडा जल, आगे है लकड़ी और आगे क्या है, वायु, ठीक है। तो यहां पर देखिए वायु, वायु क्या है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन से है कि प्रकाश संश्लेषण से है कि वृद्धि से है कि चलने से है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है और पावर हाउस में बिजली बनती है यानी ऊर्जा बनती है। तो ये श्वसन प्रक्रिया में ही ऊर्जा बनती है, तो ये श्वसन से संबंधित है। इसका सही जवाब 7वां क्वेश्चन होगा, 7वां ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या है, 473 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 473 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अगर आपको सही उत्तर पता है तो फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो देखिए आगे 8वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, 473 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो देखिए 473 है, कितना है, 473, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें जब हम 273 जब जोड़ेंगे तो जाकर के ये केल्विन बनेगा। तो 3 3 हो गए 6, ठीक है, 7 7 हो गए 14 और यहां पर 4 2 6 और 1 7। कौन सा सही है, 746 केल्विन सही होगा, ठीक है। जब भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना हो केल्विन तापक्रम में, आप 273 उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है यहां पर चालनी तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए किसमें पाई जाती हैं, तो चालनी और सह कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। जब पेड़ पौधों में जहां भोजन बनता है तो उसको पहुंचाने के लिए ये कोशिकाएं सहायक होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि फ्लोएम जो होता है वो फूड यानी कि भोजन पहुंचाने का काम करता है और जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है। तो चालनी और सह कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं फ्लोएम में, ठीक है, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर
तो गुण सूत्र बने होते हैं, गुण सूत्र जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर स वाला डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, डीएनए व प्रोटीन से, स वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, तो कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए ये पाई जाती हैं जाइलम में। कहाँ पाई जाती हैं? जाइलम में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? तो चालनी तथा सहकोशिकाएं फ्लोएम में पाया जाता है और यहां पर वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं ये पाई जाती हैं जाइलम में। अब देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पर निम्न में से कौन सा संवेग का सही फार्मूला है? P बराबर mv, m बराबर pv, v बराबर pm, t बराबर m की स्क्वायर। तो आपको याद होगा, पढ़ाया गया है बहुत अच्छे ढंग से, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कौन सा? फ्लोएम सही है। इसमें क्या है? डीएनए व प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। इस तरह से ये चारों के कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जा रहे हैं 13वें नंबर पर। ठीक है, तो 13वां क्या है? आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी राशि सदिश है? तो यहां पर देखिए दूरी है, वेग है, द्रव्यमान है और समय है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सा सही होगा? वेग। वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। आगे 14वां नंबर पे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, तो यहां पर निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए बल है, विस्थापन है, त्वरण है और दूरी। तो अदिश राशि यहां पर दूरी होगा। क्या होगा? दूरी, क्योंकि दूरी जो है टोटल रास्ते की लंबाई होती है, इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है, 35 किमी प्रति घंटा की चाल से गति कर रही कार 12 मिनट में चलेगी, कितना चलेगी? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 12 मिनट है और ये हमें चाल दिया है और हमें क्या पूछ रहा है कि दूरी। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो ये होता है। अब हमें दूरी अगर हमें चाहिए, दूरी चाहिए हमें, तो चाल और समय का गुणा हो जाएगा। तो चाल कितना है यहाँ पे? 35। चाल कितना है यहाँ पर? 35। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमें गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए तो 12 मिनट दिया है, तो मिनट 12 है, लेकिन ये मिनट तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि यह किमी प्रति घंटा है, तो हमें घंटा में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें 60 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 और यहाँ 5 सते, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5 सते 35। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा 7 किमी। ठीक है, 7 किमी, यानी आंसर नंबर ब जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर इस समय का चाल में गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाल 35 दिया हुआ है। अब यहाँ 12 मिनट था तो उसको घंटा में चेंज करने के लिए बटा में 60 किया गया है और उसके बाद गुना कर दिया गया है। तो 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, टोटल 7 आ रहा है, तो 7 किमी सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है? आगे है सदिश राशि। ठीक है, क्या है आगे? सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशि में यहां पर कितने ऑप्शन है? यहां पर है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है? कार्य है, दाब है, बल है और सामर्थ्य है। ठीक है, तो इन सब में सदिश राशि जो होगी कौन सी होगी? बल। ठीक है, यहां पर बल जो है ये सदिश राशि है और स ऑप्शन यहां पर सही होगा। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन क्या है? किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात
क्या होता है, यानी विस्थापन और दूरी में क्या संबंध होता है। एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा विस्थापन जो होता है या तो दूरी के बराबर होता है या हमेशा दूरी से कम होता है। तो यहां पर जो है चौथा जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, एक के बराबर या एक से कम। तो ये बहुत ही खास पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे 18वां क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से किस चीज का प्रदूषण होता है, जल का, मृदा का, वायु का और शोर का। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो तमाम इंजनों से धुएं निकलते हैं काले काले, कार्बन मोनोऑक्साइड उनमें होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रदूषित करता है तो वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर 19वें में, तो निम्न में से कौन सा जीवों का मूल घटक है। मूल घटक यानी कि वो जीवों में जरूर 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 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो इसका सही जवाब क्या है, कार्बन। कार्बन जो है वो क्या है, जीवों का मूल घटक है। हम आप जो भी भोजन खाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होता है, उससे जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है वो भी एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये कार्बन जीवों का क्या है, मूल घटक है। ठीक है, आपने कार्बन डेटिंग सुना हुआ है, कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से आयु ज्ञात की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर यह किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो देखिए, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण और वाष्पन। तो इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए। वाष्पोत्सर्जन, जी हाँ, सही जवाब होगा इसका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ब इस क्वेश्चन का सही होगा। तो इस तरह से हम लोग 20 अपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे तो आगे आप देखिए खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि आपको 18 नंबर का यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन, यहाँ पर 18 नंबर का पहला पार्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पंच तत्व किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पंच तत्व किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, धरती, वायु, जल, आकाश, अग्नि। ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलकर जो हमारा शरीर बना है इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, कम से कम 1 पेज। आगे बढ़ते हैं। अगर मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, क्यों। ठीक है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं, इसी कारण से उनका कोई निश्चित स्थिर कोई मान नहीं होता है, कोई स्थिर अनुपात नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो मिश्रण होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। आगे है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं तथा पदार्थों की शुद्धता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ से आप क्या समझते हैं भाई, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पदार्थों की शुद्धता किस प्रकार से हम देखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए उसका संघटन देखना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे मिलकर बना है, उनका अनुपात स्थिर है या निश्चित है कि अनिश्चित या अस्थिर है। इस आधार पर हम उनकी शुद्धता या अशुद्धता के बारे में बता सकते हैं। आगे यहाँ पर है, विलयन को विस्तार में बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, विलयन। ठीक है,
तो विलयन के बारे में विस्तार से आपको बताया गया है, ठीक है, कि विलेय में विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने से क्या बनता है, विलयन बनता है और यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर का है, तो इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। आगे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक कार, ये नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किमी प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, ठीक है। 10 सेकंड में 45 किमी प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए विरामावस्था का मतलब वो 0 से चल रही है। कहां से चल रही है, ये 0 से चल रही है और यहाँ पर ये 10 सेकंड का समय है और यहाँ 45 किमी प्रति घंटा की रफ्तार का वेग प्राप्त कर ले रही है। त्वरण, अब देखिए 45 को सबसे पहले तो हमें चेंज करना होगा, ठीक है, किसमें इसको चेंज करना होगा हमें, किमी प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना होगा, चेंज करना होगा। तो ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले हम इसका त्वरण का फॉर्मूला लिखेंगे, A बराबर V माइनस U और बटा T, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो भी इसका वेग होगा, ठीक है, तो 45 में अगर हम 5/18 से गुणा करें तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 3 से कट रहा है, 3 एक्का 3, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 छक्का 18, तो यहाँ पर ये 15 पूरे 75 और बटा में यहाँ पर 6, यही इसका मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही हम 75/6 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे और बटा में हो जाएगा समय, कितना है 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 सेकंड हो गया समय। अब यहाँ पर आप देखिए 0 जब हटाएंगे तो ये वही रहेगा, यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगा 25, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद हम काट करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आंसर आएगा 5/12, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, त्वरण। अब त्वरण है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जरूर लगाना है आपको, कि मीटर प्रति सेकंड का क्या होगा, स्क्वायर लगाना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रेज कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो रस्सी से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि देखिए क्या है, वो बस वेग में है, बस चल रही है। अब जब बस चल रही है तो चलने से क्या होगा, वस्तु जो उस पर रखी है वो भी चल रही है। अब बस जब ब्रेक लगाएगी तो बस तो रुक जाएगा, लेकिन वस्तु उसके आगे क्या हो जाएगा, वो आगे गिर जाएगा, आगे फेंका जाएगा, क्योंकि वो वेग में है, वो गतिमान है। तो गतिमान है तो गति का जो जड़त्व होता है वो गतिमान वस्तु को गति में ही रखना चाहता है। तो इस वजह से बस की छत पर रखी वस्तु को यहाँ पर रस्सी से बांधा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं जैसा कि अदिश और सदिश राशियों में अंतर सहित इसको समझाइए, ठीक है। तो सदिश राशियां किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की जरूरत होती है, उन्हें हम केवल परिमाण की जरूरत होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियों में दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर अंतर बताना है तो अंतर के लिए हम इस तरह से फॉर्मेट में यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में यहाँ पर
एक तरफ हम लिखेंगे सदिश राशि, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अदिश राशि। और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे पॉइंट्स वाइज हम इनके बारे में बताएंगे कि एक के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, अदिश के लिए, सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बताएंगे और जो भी इसमें और भी जो अंतर हैं जो आपने याद किया हो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में तुलना करो, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है इसमें अंतर ये हर बार पूछा जाता है और ये आपको जरूर से जरूर लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका की तुलना के लिए बताया गया है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका आपको कोशिका वाले चैप्टर्स में मिलेगा। जब भी आपको तुलना करो या अंतर करो ये सब चीजें आए तो तुरंत आपको ऐसे यहाँ पर टी मॉडल बनाना है। एक तरफ आपका जंतु कोशिका हो जाएगी और एक तरफ क्या हो जाएगी, पादप कोशिका। और यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज करके यहाँ इसमें हम बता सकते हैं कि जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में यहाँ पर भित्ति नहीं पाई जाती है लेकिन पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया ये छोटी होती है और ये क्या होती है, ये बड़ी होती है। इसमें भित्ति पाई जाती है और इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में तारककाय और तारक केंद्र पाया जाता है जबकि पादप कोशिकाओं में तारककाय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हैं। आगे बढ़े अगर तो आगे क्या है, परासरण क्या है, आपको बताया गया था क्या, जल या विसरण और परासरण। ठीक है, तो परासरण में क्या था, जल और विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जैसे कि जल में किशमिश भिगाने पर किशमिश का फूल जाना। तो इस तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। तो प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, जब भी रोग के रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो क्या होता है, वहां पर जो है हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी कारक होते हैं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो उनसे लड़ती हैं और लड़कर उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको नष्ट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये प्रतिरक्षीकरण के अंतर्गत आता है। लास्ट में दीर्घोत्तरी प्रश्न में संयोजी उत्तक का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए संयोजी उत्तक हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, संयोजी उत्तक महत्वपूर्ण भाग है और ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर को अंगों को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आपने नाम में ही देख रहे हैं संयोजी उत्तक। ठीक है, तो संयोजी उत्तक क्या काम कर रहा है, ये हमारे शरीर को अंगों को जोड़ने का काम करता है, जैसे हड्डियों को और मांसपेशियों को, तमाम सारे अंगों को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, तरल संयोजी उत्तक और कंकाली संयोजी उत्तक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बुक में देख लीजिएगा, कॉपी में। ठीक है, और उससे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो भी हम लोगों ने ये अपने पेपर किए हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम आशा करते हैं कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का पेपर है वो अच्छा से अच्छा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टूडेंट्स खत्म करते हैं। आपको काफी नॉलेज मिला होगा और परीक्षा से संबंधित आपको काफी हेल्प इस वीडियो से मिलेगी। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।